चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आंसर करना भी आना चाहिए आपको। तो पहला क्वेश्चन है आज का, एग्जाम्पल 7। इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ कंपाउंड्स? एक्सप्लेन वाई और वाई नॉट। क्या होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बेटा? याद है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन किसने दिया था? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या बोलता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कि कोई कंपाउंड किसी भी तरीके से बने, उसमें जो एटम्स इन्वॉल्व हैं वो सेम रेशियो में रहते हैं। जैसे CO2 है, कांस्टेंट कंपोजिशन। जैसे CO2 है, CO2 अलग अलग तरीकों से बन सकती है, अलग अलग रिएक्शन से बन सकती है, बट कैसे भी बने, कार्बन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? 1:2। CO2 एटम, CO2 मॉलिक्यूल में एक कार्बन का एटम होता है, 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। क्या बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या बोलता है? केरी पलट के देख लीजिए, क्या बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन? कि कंपाउंड कैसे भी बने, उसमें एटम्स के नंबर का रेशियो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। किसने दिया था? हाँ, प्राउस्ट ने। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो सवाल ये है कि इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ कंपाउंड्स? क्या सभी कंपाउंड्स के लिए लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ट्रू होता है? हाँ, एक्सप्लेन वाई और वाई नॉट। पहले बताइए, क्या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो प्राउस्ट ने दिया था, भाई उस वक्त केमिस्ट्री जस्ट स्टार्ट हो रही थी, जिस वक्त उन्होंने दिया था केमिस्ट्री की स्टडी जस्ट स्टार्ट हो रही थी, एटम वगैरह के बारे में भी नहीं पता था ना उस वक्त। तो बस उन्होंने ये बोला कि भाई कैसे भी बने, उन्होंने अलग अलग तरीकों से सेम कंपाउंड निकाला। तो जो इंडिविजुअल का रेशियो था वो हमेशा इंडिविजुअल सब्सटेंसेस का रेशियो, कि भाई सब्सटेंस 1 और सब्सटेंस 2 से बन रहा है सब्सटेंस 3, तो सब्सटेंस 1 और सब्सटेंस 2 का रेशियो हमेशा सेम आ रहा था। ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लेकिन क्या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ कंपाउंड्स बेटा? हाँ, क्या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन हर टाइप के कंपाउंड के लिए ट्रू है? अब जो हमें पता है उसके बेसिस पे बात करिए। प्राउस्ट को नहीं पता था उस वक्त जब प्राउस्ट ने लॉ दिया, क्योंकि उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट कर करके दिया, तो उनको बार बार ये दिख रहा था कि अगर एक कंपाउंड में अलग अलग तरीकों से बना हो तो हमेशा जो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस हैं उनके मास का रेशियो कांस्टेंट रह रहा था। लेकिन क्या ये हमेशा ट्रू है बेटा हर टाइप के कंपाउंड के लिए? बताइए, इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ कंपाउंड्स? नहीं। जैसे एग्जाम्पल है H2O। H2O 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल से H2O बनता है, बट एक दूसरे तरीके का हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी होता है,
विच इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इसे ड्यूटीरियम बोला जाता है, जानते हैं ड्यूटीरियम, आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स में प्रोटॉन्स का नंबर सेम होता है न्यूक्लियस में, बट न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग होता है। आइसोटोप्स की बात पहले भी हुई है, जैसे C12 C14 भी आपस में क्या है? आइसोटोप्स। Cl37 Cl35 ये भी क्या है? क्लोरीन 37 क्लोरीन 35 आइसोटोप। ऐसे ही H2O एंड D2O, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, दोनों को वाटरी बोला जाएगा। इसको नाम डिफरेंशिएट करने के लिए इसको हैवी वाटर बोला जाता है। ये पता है आपको? D2O का नाम क्या है? H2O का कॉमन नेम क्या है? वाटर। D2O का कॉमन नेम है हैवी वाटर। D स्टैंड्स फॉर ड्यूटीरियम, है वो भी हाइड्रोजन का ही एटम, बस हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। तो ये भी डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड है, ये भी डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड है, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। लेकिन क्या इनमें मास के रेशियो सेम है? हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन के मास के रेशियो। भाई अगर H2O की बात करें, H2O का मोलर मास हो जाएगा 18, उसमें से हाइड्रोजन का मास कितना है? 2, और ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। मतलब अगर 18 ग्राम H2O लिया आपने तो उसमें हाइड्रोजन 2 ग्राम होगा और ऑक्सीजन 16 ग्राम होगा। तो यहां पर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 2/16। लेकिन इस केस में D2O के केस में मास ऑफ ड्यूटीरियम विच इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा? ड्यूटीरियम का मास 2 नहीं होता, 1 नहीं होता, सॉरी, अकेले ड्यूटीरियम का। अकेले हाइड्रोजन का मास क्या है? 1 AMU और मोल में 1 ग्राम। लेकिन D2O में जो D है उसका मास जो है 2 AMU होता है करीब, या मोलर मास में 2 ग्राम करीब करीब, क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा? इसका पूरा मोलर मास कितना हो गया बेटा? पूरा मोलर मास D2O का कितना हो गया? 16 + 4 कितना हो गया? 20। उसमें से ड्यूटीरियम का कितना मास है? 4। और ऑक्सीजन का कितना मास है? 16 है अभी भी ऑक्सीजन का। तो देख रहे हैं ये वाले पानी और ये वाले पानी में क्या मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन कांस्टेंट है? क्या दोनों तरीकों के पानी में? नहीं। अब ये बात उस वक्त तक पता नहीं थी बेटा जब उन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन दिया था प्राउस ने। उनको तो एक ही तरीके का पानी या एक ही तरीके का एलिमेंट पता था, एक ही तरह का कंपाउंड पता था। लेकिन अब हमें पता है, अब हमें क्या पता है? अब हमें क्या पता है कि एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग आइसोटोप एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जब कोई कंपाउंड बन रहा है तो अगर वो आइसोटोप से कंपाउंड बना रहा है तो फिर मास का रेशियो वो नहीं रहेगा। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड ही ले लें, HCl ले लें, अगर Cl35 के साथ वो कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन और दूसरा आइसोटोप उसका Cl37 होता है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। 35 वाला एग्जिस्ट करता है करीब 75% और 37 वाला एग्जिस्ट करता है करीब 25%। ये किया है बेटा हमने पहले। इसीलिए एवरेज मोलर मास क्या लेना पड़ता है हमें क्लोरीन का? 35.5 लेना पड़ता है, याद है? क्योंकि दोनों ठीक ठाक अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। Cl35 भी एग्जिस्ट करता है, Cl37 भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप HCl ले रहे हैं, HCl का अमाउंट ले रहे हैं कुछ, क्या उसमें सारे Cl35 ही होंगे या क्या सारे Cl37 ही होंगे? नहीं बोल सकते हम। ऑलमोस्ट 75% Cl35 होंगे और 25% Cl37 होंगे करीब। तो इसलिए क्या HCl में भी
क्या हाइड्रोजन इज टू क्लोरीन का मास सेम है? नहीं, Cl35 के साथ बनेगा तो 1:35 हो जाएगा। हाइड्रोजन इज टू क्लोरीन का मास 37 के साथ बनेगा तो क्या होगा बेटा? 1:37। अलग अलग हो सकता है HCl ही, 35 के साथ बनाए या 37 के साथ बनाएंगे, है तो HCl ही, सेम कंपाउंड है, लेकिन अलग अलग आइसोटोप्स के साथ रिएक्शन करने पे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वायलेट हो जाएगा एक तरीके से। तो बताइए क्या बोल सकते हैं? इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ कंपाउंड? क्या होगा, यस या नो? नो, इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ कंपाउंड। वाई और वाई नॉट? जब आइसोटोप्स के साथ कंपाउंड बनेगा किसी एलिमेंट का, सेम एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स के साथ कंपाउंड बनेगा, तो मासेस का रेशियो सेम नहीं रहेगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो बोलता है वो वायलेट हो जाएगा। ये समझ रहे हैं क्या? समझे बेटा? नेक्स्ट, वाई एटॉमिक मासेस आर द एवरेज वैल्यूज? वही रीजन, क्योंकि अ सिंगल एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटोप्स, और हर आइसोटोप का कुछ कुछ परसेंटेज अमाउंट हो सकता है नेचर में। तो इसलिए जब जब एटॉमिक मास हमें लेना होगा किसी एलिमेंट का, तो मैं एक सिंगल वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि अलग अलग आइसोटोप एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो Cl35 एंड Cl37, Cl35, Cl37, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा इस बात का, और ये याद भी रखना है हमको, क्योंकि हम कैलकुलेशन में एवरेज मोलर मास बार बार क्लोरीन का क्या लेते हैं, 35.5। दो का याद रखना है बेटा, बाकी सबका तो यूजुअली होल नंबर लेते हैं ना, लेकिन दो एलिमेंट्स का याद रखना है। कौन से दो स्पेशल एलिमेंट्स हैं वो? एक क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना लेना पड़ता है हमको? 35.5। दूसरा बताएंगे? दूसरा कॉमन एलिमेंट नहीं, आयरन का 56 ही लेते हैं हमेशा। दूसरा बताइए बेटा। हाँ, कार्बन का हमेशा ही 12 लेते हैं। दूसरा एलिमेंट जिसका होल नंबर की जगह हमें डेसिमल में लेना पड़ता है मोलर मास, नंबर बताऊं? 3.5 लेना पड़ता है हमको। कॉपर याद ही नहीं किया अभी तक, टेबल नहीं देखी ना खोल के अभी तक? हाँ, घर जाके याद नहीं किया अभी तक? कौन सी टेबल की बात कर रहा हूं मैं? थियरी में एक टेबल बनी हुई है, मोलर मास ऑफ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। देखिए उस टेबल को फिर से। किन दो का फ्रैक्शनल है? किन दो का फ्रैक्शनल है बेटा? दो का फ्रैक्शनल है। कौन से हैं वो दो एलिमेंट्स? कौन से हैं वो दो एलिमेंट्स? फ्रैक्शनल दिया नहीं दिया वहां दो का? किन दो का फ्रैक्शनल दिया बेटा? तो में से मात्र दो का फ्रैक्शनल दिया है ना, डेसिमल वाला दिया है, बाकी सबका ऑलमोस्ट होल नंबर होता है। याद रखते हैं दो स्पेशल एलिमेंट्स, कौन से हैं वो? क्लोरीन एंड कॉपर। क्लोरीन का कितना? 35.5। कॉपर का कितना? तो याद रखना है बेटा, वो तो याद रखना ही है ना, उससे नहीं बच सकते हम। मोलर मास याद रहनी चाहिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के। अभी तक याद नहीं किया आपने? पहले 20 के लिए तो ट्रिक भी बताई मैंने, के बाद के कुछ याद रखिए ना। आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो हमारे कैलकुलेशन में आएंगे बेटा बार बार। क्लोरीन है, ठीक है, इनका याद रखिए। तो जरा इसकी रीजन लिखिए बेटा। बाय एटॉमिक मासेस आर दी एवरेज वैल्यूज। रीजन लिखिए। लैंग्वेज, लैंग्वेज लिखना आना चाहिए। बाय आर एटॉमिक केमिस्ट्री में लैंग्वेज लिखना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें थियोरेटिकल होती है ना, तो इसलिए लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए। बताइए वाई एटॉमिक मासेस आर दी एवरेज वैल्यूज? एटॉमिक मासेस
can be average values, are average values because atomic masses are average values because in nature a single element, because in nature a single element can exist in two or more isotopes, in form of two or more isotopes. In nature, a single element can exist in form of two or more isotopes. Can exist in form of two or more isotopes. Where each isotope have different mass. Where each isotope has different mass. Where each isotope has different mass. समझे क्या? हर आइसोटोप का मास अलग अलग है, तो हम एक सिंगल वैल्यू नहीं ले सकते ना, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एवरेज लेना पड़ेगा, खासकर तब जब ठीक ठाक परसेंटेज में एग्जिस्ट कर रहे हो दोनों आइसोटोप। अब कार्बन के केस में हम हमेशा 12 क्यों लेते हैं? कार्बन तो 14 भी होता है, बिल्कुल होता है, बट कार्बन 14 का परसेंटेज जो है नेचर में बहुत बहुत कम है कंपेयर टू कार्बन 12। कार्बन 12 99.9% एग्जिस्ट करता है, और पॉइंट सम परसेंट जो है वो C14 एग्जिस्ट करता है। दो मेजर आइसोटोप जो है कार्बन की, उसमें से बहुत हैवी मेजॉरिटी C12 की है, इसलिए हम कार्बन का एटॉमिक मास ऑलमोस्ट क्या ले लेते हैं? 12 हमेशा। ऐसे ही O के बारे में भी, O के भी आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। O मतलब ऑक्सीजन। सबसे कॉमन क्या है? सबसे कॉमन क्या है? O16 सबसे कॉमन, बट O18 भी होता है बेटा, बिल्कुल होता है, बट उसका अमाउंट बहुत कम होता है नेचर में। तो मोलर मास क्या ले लेते हैं फिर? हमेशा 16 ही ले लेते हैं ऑक्सीजन का कैलकुलेशंस में। बट क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं है। क्लोरीन में ये 75% और ये 25% एग्जिस्ट करता है, ठीक ठाक है, मतलब 99 या 1% वाला वो नहीं है रेशियो यहाँ पे। 75%, 25%, 3/4 एंड 1/4। इसलिए जब एवरेज मोलर मास कैलकुलेट किया जाता है, फॉर्मूला बोलेगा कोई मुझे एवरेज मोलर मास का? एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला N1M1 प्लस N2M2 अपॉन N1 प्लस N2। N1M1 प्लस N2M2 अपॉन N1 प्लस N2। तो यहां से जब निकालते हैं तो ये आ जाता है 35.5। 35.5, इसलिए 35.5 लेते हैं बेटा कैलकुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। What mass of sodium chloride would be decomposed by 9.8 gram of sulfuric acid if 12 gram of sodium bisulfate and 2.7 gram of hydrogen chloride were produced in the reaction? अब हो क्या रहा है? What mass of sodium chloride would be decomposed by इतना ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला जानते हैं बेटा? बोलिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl। धीरे धीरे केमिकल फॉर्मूला याद हो जानी चाहिए ना, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन कंपाउंड्स के। NaCl प्लस डिकम्पोज बाय सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बोलिए बेटा H2SO4। क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला? H2SO4। तो इसके साथ ऐड हो रहा है, क्या बन रहा है? 12 ग्राम ऑफ सोडियम बाइसल्फेट एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड तो जानते हैं आप अच्छे से, HCl। HCl बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं जिसे, प्लस क्या बनेगा? सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम बाइसल्फेट का केमिकल फॉर्मूला बता सकते हैं मुझे?
Na, हाँ, NaHSO4 या NaSO4 या Na2SO4, हाँ, SO4 ट्वाइस हो सकता है। SO4 की खुद वैलेंसी 2 होती है। SO4 की वैलेंसी क्या होती है बेटा? 2। हाइड्रोजन की 1 होती है ना, इसलिए 2 हाइड्रोजन एक SO4 के साथ कंबाइन करते हैं। वहीं Na और Cl दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है, इसलिए 1 1 कंबाइन करते हैं। तो जब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो HCl बनता है। इसलिए ये क्या बनेगा? हाँ, Na2SO4 या NaHSO4, हाँ, Na2SO4 बनना चाहिए, बट NaHSO4 भी बन सकता है, क्योंकि HSO4 की वैलेंसी 1 हो जाएगी। खैर, वैलेंसी के बारे में ज्यादा डिटेल में बात हम रिडॉक्स में करेंगे, ज्यादा डिटेल में। अब केवल सोडियम सल्फेट बोला होता, सोडियम सल्फेट, तो वो Na2SO4 होता। सोडियम बाइसल्फेट बोला तो वो हो जाएगा NaHSO4। बट फिलहाल इस सवाल के लिए मुझे फॉर्मूले नहीं आने हैं बेटा। इस सवाल में फॉर्मूला का कोई यूज नहीं है फिलहाल, क्योंकि वो बोल रहा है 9.8 ग्राम of sulfuric acid, there are 12 gram of sodium bisulfate and 2.75 gram of hydrochloric acid. Assuming that law of conservation of mass is true, तो हमें इसका मास निकालना है सिंपली। भाई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसने दिया था? किसने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लेवोसाइड ने ना। पहला लॉ था, पहला लॉ केमिस्ट्री का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंपाउंड कुछ भी हो भाई, इनिशियल रिएक्टेंट्स का मास का एडिशन शुड बी इक्वल टू फाइनल प्रोडक्ट के मास का एडिशन। जल्दी बता देंगे कितना NaCl? NaCl का मास पता लगाइए बेटा, सिंपल कैलकुलेशन है भाई। रिएक्टेंट्स का मास हो गया NaCl का मास प्लस H2SO4 का मास शुड बी इक्वल टू HCl का मास प्लस NaHSO4 का मास। बताइए बेटा m की क्या वैल्यू आ रही है? क्या वैल्यू आई? 5 पॉइंट। सिंपल कैलकुलेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है। मुझे बता, जल्दी बताइए। कितनी आई? सिंपल कैलकुलेशन है, m प्लस 9.8 शुड बी 2.75 प्लस 12। कितना आया नंबर? क्या बकवास कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। अरे सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, ये कैसे नहीं हो सकती आप लोगों से? थर्ड क्लास का बच्चा कर देगा ये कैलकुलेशन, नहीं कर पाएगा? हाँ, थर्ड क्लास का बच्चा नहीं कर सकता है कैलकुलेशन? तो ये कैलकुलेशन कैसे नहीं हो सकती आपसे? कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी नहीं है। क्या रहा आंसर बताइए? 4.95। सिंपल कैलकुलेशन है कि भाई m प्लस 9.8 शुड बी इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन कितना हो गया? 14.75। तो m इज इक्वल टू 14.75 माइनस 9.8, कितना आ गया? 5। 17 माइनस 8 इज ऑल्सो 5। 13 माइनस 9 4.55, यह है ना? 4.5 माइनस 0 5। अच्छा, 17 माइनस 8, हाँ 9।
17 minus 8 is 9. 4.95 ग्राम. पढ़ो आगे. Next. In an experiment, 2.4 gram of iron oxide on reduction with hydrogen yields 1.68 gram iron. मुझे नहीं पता आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, मुझे नहीं पता, क्योंकि आयरन वैसे ऑक्साइड जब बनाता है तो अलग अलग तरीके से बनाता है, एक सिंगल फॉर्मूला नहीं होता आयरन ऑक्साइड का. फेरस ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है, अलग अलग वैलेंसीज होती है आयरन की. तो FeO बनाता है वो, कभी Fe2O3 बनाता है, तो इसलिए नहीं पता मुझे फॉर्मूला. सवाल फॉर्मूले का है ही नहीं अभी. तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट किया, 2.5 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन रिडक्शन विथ हाइड्रोजन यील्ड्स 1.68 ऑफ आयरन. तो आयरन ऑक्साइड यील्ड्स आयरन, तो कितना, 2.4 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड यील्ड 1.68 ग्राम ऑफ आयरन. अब दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था. फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया, 2.9 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड, दूसरे में 2.9 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड यील्ड्स 2.03 ग्राम ऑफ आयरन. कैसे भी हुआ, on reduction with hydrogen. Show that the above data illustrates law of constant proportions. Law of constant proportions क्या बोलता है कि भाई किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स का जो मासेस का रेशियो है वो सेम रहता है. अभी थोड़ी देर पहले बात की थी उसके बारे में, की थी कि वो हमेशा ट्रू भी नहीं होता, वैसे आइसोटोप्स के केसेस में ट्रू नहीं होता. बट फिलहाल हमें यहाँ शो करना है कि ये जो डेटा है जो एक्सपेरिमेंट से कलेक्ट किया गया है, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सेटिस्फाई हो रहा है, ये मुझे प्रूव करना है. तो भाई 2.4 ग्राम मेरा कंपाउंड का मास था, उसमें से आयरन निकली कितनी, 1.68. तो ऑक्सीजन कितनी होगी बेटा, ऑक्सीजन होगी दिस माइनस दिस. दो ही एटम्स इन्वॉल्व है बेटा उस कंपाउंड में, आयरन है और ऑक्सीजन है. कितनी ऑक्सीजन कितनी मास की है बताइए जल्दी, ऑक्सीजन कितने मास की है भाई. 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड में से 1.68 ग्राम आयरन निकला, तो बचा हुआ ऑक्सीजन ही होगा. कितना हो गया ऑक्सीजन का मास, दिस माइनस दिस, 10 माइनस 8 2, 14 माइनस 6, 13 माइनस 6 7, 1.72 ना, 1.72, 0.72, 0.72, 0.72 ग्राम ऑक्सीजन होगी बेटा यहाँ पे. वहीं जब दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, हमने फिर से कुछ आयरन ऑक्साइड लिया. इस बार कितने ग्राम आयरन ऑक्साइड लिया बेटा हमने, 2.9 ग्राम, और किसी तरीके से उसमें से आयरन को अलग किया. कितना आयरन निकला, 2.03. तो ऑक्सीजन कितनी होगी बेटा, ऑक्सीजन कितनी होगी, आयरन ऑक्साइड का मास माइनस आयरन का मास कितना हुआ, 2.9 माइनस 2.03 कितना आया, 0.87, 0.87 ग्राम. तो हमें ये बताना है कि ये जो दो एक्सपेरिमेंट किए भाई, हो सकता है ये वाले आयरन ऑक्साइड अलग जगह से मिला हो हमको, ये वाला आयरन ऑक्साइड किसी अलग सोर्स से मिला हो. दोनों में से आयरन का मास पता किया हमने, तो हमें ऑक्सीजन का मास भी पता चल गया. ऐसे ही हुए बेटा उस वक्त एक्सपेरिमेंट, प्राउस ने जो एक्सपेरिमेंट किए इसी तरीके से किए. तो क्या मास ऑफ आयरन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन क्या आ रहा है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से, क्या आ रहा है, मास ऑफ आयरन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन 1.68 डिवाइडेड बाई 0.72. वहीं सेकेंड एक्सपेरिमेंट से क्या आ रहा है बेटा, मास ऑफ आयरन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन. सेकेंड एक्सपेरिमेंट से क्या आ रहा है, 2.03 डिवाइडेड बाई 0.87. जरा दोनों नंबर्स को देखें,
क्या आ रहे हैं नंबर्स, देखें क्या, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करिए थोड़ा, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर एग्जैक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया 168 अपॉन 72 और ये आ गया 203 अपॉन 87। करिए बेटा कैलकुलेशन, बताइए क्या आ रहा है ये नंबर, रेशियो क्या क्या निकल के आ रहा है, 168 अपॉन 72, 168 डिवाइडेड बाई 72 का 4 1 4 8 minus 4 is 4 6 minus 2 2.3 3 2 are 6 7 3 are 21 10 minus 6 is 4 और 3 minus 1 is 0। क्या आ रहा है मेरा 2.33, क्या 2.33 आ रहा है ये। क्या रेशियो कैलकुलेट करिए अलग से, ये रेशियो क्या आया 203 डिवाइडेड बाई 87, 8 2 7 2 14 कैरी 1 17 13 minus 4 is 9 9 minus 7 is 2 0 3 7 3 21 carry 2 8 3 24 26 10 minus 1 is 9 8 minus 6 is 2 0। देख रहे हैं क्या आ रहा है, फिर से आ रहा है 2.33। मतलब अलग अलग जगह से हमें आयरन ऑक्साइड मिला था, उसमें से हमने आयरन का मास पता किया, तो आयरन का मास अपॉन ऑक्सीजन का मास अलग अलग एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आ रहा है निकल के। लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस, कांस्टेंट प्रपोर्शंस। सेकेंड लॉ था ना ये हमारा, पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सबसे पहला लॉ। दूसरा लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। पढ़ो आगे, नेक्स्ट अगला लॉ था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। क्या बोलता है बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस, दिया किसने था, किसने दिया था, डाल्टन ने, जिन्होंने बाद में डाल्टन एटॉमिक थियरी भी दी थी, बाद में डाल्टन एटॉमिक थियरी भी दी थी उन्होंने, बट उससे पहले उन्होंने दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। क्या बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, कि अगर दो एलिमेंट्स अलग अलग कंपाउंड्स बनाए, दो एलिमेंट्स अगर अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं, बना सकते हैं, दो एलिमेंट्स कंबाइन होके दो अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं, तो उनमें जो मासेस का रेशियो है किसी एक कंपाउंड का, अगर एलिमेंट 1 है और एलिमेंट 2 है, एलिमेंट 1 का फिक्स अमाउंट लिया और एलिमेंट 2 के साथ रिएक्ट करवाया, तो एक बार एक कंपाउंड बना, दूसरी बार दूसरा कंपाउंड बना, तो एलिमेंट 1 का फिक्स्ड अमाउंट है, तो एलिमेंट 2 का जो रेशियो आता है वो होल नंबर आता है, बार बार होल नंबर रेशियो में आता है उसका मास। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स, ये कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। द कार्बन कंटेंट इन वन ऑफ दीज इज 42.9%, while in the other it is 27.3%. एक में 100 ग्राम कार्बन, सॉरी 100 ग्राम कंपाउंड में 42.9 ग्राम क्या है बेटा, कार्बन, कार्बन और जो कंपाउंड है हमारा कार्बन और ऑक्सीजन का, एक कंपाउंड में, कंपाउंड 1 में 100 ग्राम में 42.9 क्या है कार्बन, तो बचा हुआ 100 माइनस 42.9 क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन। दूसरा कंपाउंड बनाया उन्होंने, उन्हीं एलिमेंट्स ने दूसरा कंपाउंड बनाया, उसमें उसके 100 ग्राम में 27.3 ग्राम क्या बेटा कार्बन, तो बचा हुआ 100 माइनस 27.3 क्या होगा, ऑक्सीजन। तो हमें प्रूव करना है, शो दैट दिस डाटा इज इन एग्रीमेंट विथ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, कि कार्बन और ऑक्सीजन का कंपाउंड 1 बना, मुझे नहीं पता वो क्या कंपाउंड है ना, मुझे नहीं पता क्या कंपाउंड है,
कि भाई कार्बन के कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। तब तक तो एटम्स का कंसेप्ट ही नहीं आया था एक तरीके से, वो तो बाद में आया, डाल्टन एटॉमिक थियरी के बाद से शुरू हुआ। बट बट जो भी कंपाउंड है, कंपाउंड 1 बोल देता हूं उसको, कंपाउंड 1 के 100 ग्राम में, कंपाउंड 1 के 100 ग्राम में कार्बन कितना है, 42.9 ग्राम कार्बन है। एंड ऑक्सीजन का मास कितना होगा इसके 100 ग्राम में, जल्दी बताइए, सब्ट्रैक्ट करें। 100 माइनस 42.9 कितना हुआ, 57.1 ग्राम, इतना ऑक्सीजन होगा इसमें। वहीं कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कोई दूसरा कंपाउंड बना रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन मिलके एक सेकेंड कंपाउंड भी बना रहे हैं। तो ये सेकेंड कंपाउंड जो बन रहा है उसमें कार्बन, इसके 100 ग्राम में कार्बन का कितना मास है, इसके 100 ग्राम में कार्बन का कितना मास है बेटा, 27.3 ग्राम। तो ऑक्सीजन का कितना मास होगा बेटा इसमें, 100 माइनस 27.3 कितना हो गया, 72.7 72.7 ग्राम। ठीक है, अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता क्या है, वो बोलता है अगर मैंने किसी एक एलिमेंट का फिक्स मास ले लिया होता ये कंपाउंड बनाने में, तो दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो एक होल नंबर रेशियो में आता, एक होल नंबर रेशियो में आता। जैसे CO2 है और CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन CO2 में, वहीं CO में 12 ग्राम कार्बन और 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो अगर मैं कार्बन का मास सेम ले लूं दोनों में, तो ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या आ रहा है, 2:1, होल नंबर रेशियो आना चाहिए। तो 42.9 ग्राम कार्बन, 57.1 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है एलिमेंट कंपाउंड 1 में, भाई कंपाउंड 2 में 27.3 ग्राम कार्बन एंड 72.7 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहां सेटिस्फाई हो रहा है। इसको दिखाने के लिए मुझे 1 ग्राम कार्बन में निकाल लेता हूं कितना ऑक्सीजन है, और यहां भी 1 ग्राम कर देता हूं कार्बन का, सिंपल यूनिटरी मेथड लगा के। नहीं समझे, क्योंकि मुझे दोनों जगह किसी एक एलिमेंट का मास सेम रखना पड़ेगा, तब दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो मुझे देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल दोनों का मास यहाँ सेम नहीं है कार्बन कार्बन का, तो कर देता हूं सिंपल यूनिटरी मेथड तो लगा सकता हूं, लीनियरली रिलेटेड है। बताइए बेटा 1 ग्राम कार्बन में कितना ऑक्सीजन होगा, कितना ऑक्सीजन होगा, 57.1 डिवाइडेड बाई 42.9 ग्राम, इतना ग्राम कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा इसमें। वहीं इस कंपाउंड में 1 ग्राम कार्बन में कितना ऑक्सीजन होगा, 72.7 डिवाइडेड बाई 27.3। समझे क्या, जरा इन दोनों का रेशियो लेते हैं, क्या आता है देखें। व्हाट इज 57.1 डिवाइडेड बाई 42.9, मतलब 571 डिवाइडेड बाई 429। तो ये नंबर कितना आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग ना, डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालिए, निकालिए बेटा। 571 अपॉन 429, 571 डिवाइडेड बाई 429, 1 जा 429, 1 minus 9 is 2, 7 minus 9 is 2, 6 minus 2 is 4, 1, 0, 1.3, 9 3 is 27, carry 2, 6 7 8 12, तो ये करीब 1.3, 10 minus 7 is 3, 11 minus 8 is 3, and 1, the 1.33 आ रहा है करीब, 1.33 आ रहा है ये। फिर ये क्या आ रहा है, 727,
अपॉन 273 क्या आ रहा है, करीब निकालिए। 727 डिवाइडेड बाई 273, तो ये आ गया 3 का 3 का 9, 7 3 का 21 कैरी 2 7, ये आ गया -9 इज -9 इज करीब करीब 3 आ रहा है, ये अप्रॉक्स 3 आ रहा है, 3.0 समथिंग, देख रहे हैं। तो इनका आपस में रेशियो क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन के मास का दोनों कंपाउंड्स में 1.33 अपॉन 3। 1.33 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3/4 जानते हैं, सॉरी 4/3। 1.33 को क्या लिख सकता हूं, 4/3, तो ये हो गया 4/3 इंटू 3, तो ये आ गया 4:9। होल नंबर रेशियो आ रहा है, अच्छा था, होल नंबर रेशियो आ रहा है 4:9 का। मतलब कंपाउंड 1 में और कंपाउंड 2 में बराबर मास है कार्बन का। अगर बराबर मास है कार्बन का तो ऑक्सीजन के मास से उसका रेशियो क्या आ रहा है, 4:9। ये किस लॉ को वो कर रहा है बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अभी तक भी नहीं बैठा ना दिमाग में, क्या था पहला लॉ, लॉ ऑफ, नहीं बोल, लॉ ऑफ, हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं बेटा। पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा लॉ क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा लॉ क्या था, ये-लुसाक लॉ ऑफ, हाँ वॉल्यूम का था ना, गैसियस वॉल्यूम, ये-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। और लास्ट लॉ क्या था, अवोगाद्रोस लॉ। 5 लॉ याद रखने बेटा केमिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, ये आसान है, चलिए अब मोल्स पे आ रहे हैं बेटा। अभी तक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के सवाल देख रहे थे हम, अब मोल्स पे एंटर कर गए हम। मोल्स पे एंटर कर गए मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के आगे बढ़ रहे हैं अब हम। तो 3 मोल्स ऑफ इथेन, इथेन के 3 मोल्स में कार्बन एटम्स के कितने मोल्स होंगे बताइए, 6 मोल्स होंगे कार्बन एटम्स के, क्योंकि वो बोल रहा है 3 मोल्स ऑफ C2H6 ना। 1 मोल C2H6 में 2 मोल होंगे कार्बन एटम के, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। एक मॉलिक्यूल ऑफ इथेन में 2 एटम है कार्बन के, तो 1 मोल में 2 मोल होंगे कार्बन के, तो 3 मोल में कितने होंगे बेटा, 6 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम 18, सिंपली 18 मोल्स हो जाएंगे। एंड नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, सिंपली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, नंबर ऑफ मोल्स इज, इससे रिलेशन फिर से बेटा, नंबर ऑफ मोल्स के कितने रिलेशन हम याद रखते हैं, 3। पहला रिलेशन किससे, मास के साथ, फॉर्मूला बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास। दूसरा रिलेशन नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ पार्टिकल से, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर। तीसरा वाला वॉल्यूम से, फॉर्मूला बोलिए, वॉल्यूम एट एसटीपी से, फॉर्मूला बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स इज वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। यहां कौन सा वाला यूज होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। सेकेंड वाला नंबर ऑफ मोल्स इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर। या मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो सिंपली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स विच इज 3 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट,
एवोगैड्रो नंबर, कितने एवोगैड्रो नंबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, तो 6.022 इंटू 10⁻23, तो आंसर हो गया हमारा 3 टू 6, 3 टू 6, 0, 18 पॉइंट दिस इंटू 10⁻23, या 1.8066 इंटू 10⁻24। बढ़ो आगे, आसान है बेटा ये बहुत। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जिंक सल्फेट क्रिस्टल contain 22.6% of zinc and 43.9% of water. Assuming the law of constant proportions to be true, how much zinc should be used to produce 13.7 gram of zinc sulfate and how much water will they combine? तो भाई बोल रहा है जिंक सल्फेट का जो क्रिस्टल है, जिंक सल्फेट का जो क्रिस्टल है उसमें 22.6% तो जिंक है एंड 43.9% वाटर है। तो बचा हुआ कुछ बच भी रहा है ना, बच भी रहा है, क्या बच रहा है? ऐड करें अगर 9 + 6 14 कैरी 1 3 2 5 6 4 2 6, ये केवल 60 समथिंग परसेंट हो रहा है, 66 पॉइंट सम परसेंट हो रहा है। रिमेनिंग क्या होगा? रिमेनिंग कोई और एलिमेंट होंगे, सल्फर होगा जैसे सल्फेट में, ऑक्सीजन अलग से होगी, SO4 होता है ना सल्फेट, बट हमें उनकी चिंता नहीं है, हमें बात करनी है assuming law of constant proportion to be true, how much zinc should we use to produce 13.7 gram of zinc sulfate? ये क्या बता रहा है कि 100% ऑफ जिंक सल्फेट में 22.6% जिंक है बाय मास, मतलब 100 ग्राम जिंक सल्फेट में 22.6 ग्राम जिंक है। तो क्या इतने जिंक सल्फेट में कितना जिंक होगा ये पता लगा सकते हैं? सिंपल यूनिटरी मेथड लगाइए बेटा, चीजें लीनियरली रिलेटेड है। तो दिया है हमें कि 100 ग्राम जिंक सल्फेट में 100 ग्राम जिंक सल्फेट में 22.6 ग्राम जिंक होती है। मुझे पता लगाना है हाउ मच जिंक शुड बी यूज टू प्रोड्यूस 13.7 ग्राम, 13.7 ग्राम जिंक सल्फेट में कितनी जिंक होगी। तो उसके लिए सिंपली 22.6 ये 100 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 13.7। समझ रहे हैं? तो कितना है ये, क्या पूरा मल्टीप्लाई करूं? पूरा मल्टीप्लाई करने का मन नहीं कर रहा मेरा, एक को बढ़ाता हूं एक को घटाता हूं। 13.7 को बढ़ा के अगर 14 कर दूं, 13.7 को बढ़ा के अगर 14 कर दूं, 0.3 से बढ़ाया मैंने उसको, 22.7 को घटाना पड़ेगा, 0.3 से ज्यादा से घटाना पड़ेगा, ये 22.6 बड़ा है, डबल से थोड़ा ही छोटा है, तो 0.5 से घटा देता हूँ, 0.5 से घटाऊंगा तो कितना बनेगा 22.1। ये समझ रहे हैं क्या कर रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ बेटा यहाँ पे मैं आपको? रफ कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ साथ में। ये पूरा मल्टीप्लिकेशन करने में मेहनत लगती है ना ज़्यादा, वो तो मैं पूरा बोल रहा हूँ इसलिए इतना इतना टाइम लग रहा है, वरना कम टाइम लगेगा अगर थोड़ा दिमाग में करेंगे तो। कितना आ गया है? 14 1 द 14 कैरी 1, 14 2 द 28 कैरी 9, 14 2 द 28 309 अपॉन 100, क्या हो गया ये 3.09, करीब 3.09। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हम तो क्या आता, करके देख लेते बेटा एग्जैक्ट कैलकुलेशन, बट करेंगे नहीं हाँ, क्योंकि कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होगा आपको एग्जाम में। 22.6 इंटू 13.7 डिवाइडेड बाई 100,
कितना आ रहा है एग्जैक्ट? 3.0962। और हमने क्या आंसर निकाला बेटा? 3.09। काफी नजदीक है ना हम। 3.094 निकाला था हमने आंसर, और एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 3.0962। डेसिमल के 2 प्लेस तक तो सही है ना हम। तो इतना ग्राम, ठीक हो गया। दूसरा पूछ रहा है हाउ मच वाटर विल दे कंटेन। वाटर, 100 ग्राम जिंक सल्फेट में कितना वाटर प्रेजेंट है? 43.9 ग्राम वाटर प्रेजेंट है। तो इतने ग्राम जिंक सल्फेट में, तो 100 ग्राम जिंक सल्फेट में 43.9 ग्राम H2O प्रेजेंट है जिंक सल्फेट में। तो 13.7 ग्राम जिंक सल्फेट में कितना होगा? 43.9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 13.7। फिर से मैं पूरा मल्टीप्लाई करूं क्या? पूरा मल्टीप्लाई करूंगा 439 इंटू 137, पूरा ये करके नहीं। थोड़ा रफ कैलकुलेशन करना सीखिए बेटा, रफ कैलकुलेशन करना सीखिए। इसको अच्छा बना देता हूं फिर से। 14 बना दिया मैंने, 14 बनाया मैंने। तो कितने से बढ़ाया मैंने इसको? 0.3 से। इसको बढ़ाया बेटा तो इसको घटाना पड़ेगा। लेकिन कितने से घटाना है वो डिपेंड करेगा वो कितने टाइम्स है इस नंबर के। ये करीब 3 टाइम्स है करीब। तो मैंने इसको 0.3 से बढ़ाया, तो उसको 0.9, 3 से भी थोड़ा बड़ा है, तो करीब करीब 1 से बढ़ा देता हूं। कितने से बढ़ा दूं? 1 से। 1 से बढ़ाऊंगा, 1.1 से बढ़ा देता हूं और अच्छा 1.1 से बढ़ा दूंगा, तो ये नंबर कितना हो जाएगा बेटा? ये नंबर कितना हो जाएगा 43.9 से? 45। 1 से बढ़ाऊंगा तो 44.9, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं तो 45 हो गया बेटा। ये समझे क्या किया? अब आसान है ना, 45 इंटू 14 करना। 14 5 दा 70, कैरी 7, 14 4 दा 56, 56 प्लस 7 63 अपॉन 100। तो ये आ रहा है 6.3 ग्राम। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेटर से करते तो क्या आता? 43.9 इंटू 13.7, क्या कम करना था क्या? अच्छा सॉरी, ये थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। कम करना था ना, ये बढ़ाया था। ये कितने से बढ़ाया मैंने? 0.3 से। तो उसको 1 से कम करना पड़ेगा करीब। 1 से कम करूंगा तो 42.8, 42.9 ना। तो करीब करीब 43 ले लेते हैं, करीब करीब 43 ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना आया? 14 3 जा 42, कैरी 4, 14 4 जा 56, 56 प्लस 4 60 डिवाइडेड बाई 100। तो यह आ गया बेटा 6.02 ग्राम, 6.02 ग्राम। और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें तो क्या आ रहा है? आ रहा है 6.0143, और हमने क्या बोला? 6.02। काफी नजदीक है हम आंसर के, समझ रहे हैं बेटा? ये बहुत इंटीग्रल पार्ट है कैलकुलेशन करना फिजिकल केमिस्ट्री में। अभी से आदत डालेंगे तो आदत बनेगी, जितना लेट करते रहेंगे उतना दिक्कत होती जाएगी बेटा। इसमें बिना कैलकुलेशन के सवाल नहीं आते। मोल कंसेप्ट या आगे जाके रिडॉक्स या फिर थर्मोडायनेमिक्स या केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सब में कैलकुलेशंस होती है। तो रफ कैलकुलेशन करना आना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट विल बी मास ऑफ 1 C12 एटम इन ग्राम। एक C12 एटम का मास पूछ रहा है मुझे। एक मोल का मास पता है C12 के, कितना होता है वो? 12 ग्राम। मोलर मास क्या होता है C12 का? 12 ग्राम। मोलर मास मतलब कितने एटम्स का मास? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एक एटम का मास क्या हो जाएगा भाई? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स
का मास है 12 ग्राम। एक एटम का मास पूछ रहा है वो हमसे। एक एटम का मास क्या हो जाएगा बेटा? 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये क्या पूरा डिवाइड करूं? अब 12/6.022, भाई ये नंबर अगर 6 होता तो ये 2 आ जाता, ये 6 से थोड़ा बड़ा है तो ये नंबर 2 से थोड़ा सा छोटा होगा। डिनोमिनेटर जब बढ़ता है तो वैल्यू घटती है, 2 से थोड़ा ही छोटा होगा, बहुत छोटा नहीं होगा। तो 2 से थोड़ा छोटा नंबर 1.9 करीब, तो ये हो जाएगा करीब 1.9 इंटू 10⁻⁻23 एक एटम का मास। समझे क्या किया? नेक्स्ट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इतना ही mu, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 लेना है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12.01 mu लेना है। हाँ तो भाई H2O का बताइए मॉलिक्यूलर मास, उसके मॉलिक्यूल का मास AMU में होगा। ध्यान दे, मोलर मास नहीं बोला, जब मोलर मास बोला तो ग्राम में होगा। एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास किस में होंगे बेटा? AMU में। H2O का हाँ वैल्यू सेम होती है दोनों की, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, बट मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास, मोलर मास मतलब एक मोल मॉलिक्यूल का मास। समझ रहे हैं? हाँ बताइए जल्दी, H2O का कितना हो गया? 2 इंटू 1.008 प्लस 16.00 कितना आ गया ये? 18.016 AMU। एग्जैक्ट करना है ना, अभी डेटा दे रखा उसने क्योंकि। हाँ CO2 का बोलिए, CO2 का बोलिए 12.01 एक कार्बन का प्लस 2 इंटू 16.00, तो ये हो गया 32 प्लस 12, 32 प्लस 12 इज 44.01 AMU। CH4 का बोलिए बेटा, एक कार्बन मतलब 12.01 प्लस 4 इंटू 1.008, ये 16 पॉइंट हो गया 4.082, 16.4042 AMU। ये हुआ बेटा। मोलर मास पूछा होता नंबर यही होता बेटा, पर यही होता मोलर मास में, बट वो ग्राम की यूनिट में हो जाता। क्या हो जाता? ग्राम में। मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल का मास। बढ़ो आगे। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास परसेंट of different elements present in sodium sulfate। Na2SO4। हमें मोलर मास पता है तो मोलर मास की मदद से इंडिविजुअल का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं क्या? बोलिए, अकेले सोडियम का क्या होता है? अकेले सोडियम का मोलर मास याद है? 23, 22 नहीं होता। क्या होता है अकेले सोडियम का? 23, 11, 2 22 प्लस 1 23, तो ये हो गया 2 इंटू 23 प्लस सल्फर का अकेले 32 प्लस ऑक्सीजन 4 है, अकेली ऑक्सीजन एटम का 16, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास मिल जाएगा Na2SO4 का। कितना आ गया ये? 46 प्लस 64 प्लस 32, आया सॉरी 64 प्लस 32 इज 96, 96 प्लस 46 कितना आया? 142 आया बेटा। मतलब 142 ग्राम इसका मोलर मास है। पर मुझे क्या बताना है? मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स।
तो सोडियम का परसेंटेज अगर बताना है तो इस 142 ग्राम में से सोडियम का कितना मास है बेटा? 142 ग्राम में से सोडियम का कितना मास है? 2 इंटू 23 46। तो परसेंटेज मास क्या हो जाएगा सोडियम का? 46 अपॉन 142 इंटू 100। कितना हो गया है? कैलकुलेट करिए। 23.71 2300 अपॉन 71 कितना आ रहा है करीब? निकालिए परसेंटेज। 2300 अपॉन 71 पिज्जा। थर्टी 3.8 क्या रह गया करीब? सोडियम का परसेंटेज मास कितना आ रहा है करीब? कितना आ रहा है बेटा? 33.8% आ रहा है। कैलकुलेशन चेक करिए अपनी। नहीं गलत तो नहीं किया मैंने? 2300 डिवाइडेड बाई 71। नहीं क्या? ये नहीं आ रहा? 32.4 आ रहा है। हाँ, 2300 डिवाइडेड बाई 71 पिज्जा। 3 1 3 21 10 माइनस 3 7। हाँ गलती की मैंने। 10 माइनस 3 7 2 माइनस 1 1 0 32 आ रहा है यहाँ पे। 1 ज़ा 2 7 2 ज़ा 14 10 माइनस 2 8 माइनस 4 इज 2 पॉइंट करीब करीब 32.4 आ रहा है क्या? 32.4%। नाउ अगर मैं इस कैलकुलेशन को थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश करता, भाई ये नंबर है 230 इंटू 10 अपॉन 71। ध्यान से देखिए कैलकुलेशन में टाइम कैसे बचा सकते हैं फिर से। 71 घटिया नंबर है बट उसके नज़दीक का अच्छा नंबर क्या है? 70। तो 71 को अगर 70 में कन्वर्ट कर दूं, 1 से घटाया मैंने तो न्यूमरेटर के भी किसी नंबर को घटाना पड़ेगा। अब 10 को नहीं घटाऊंगा, 230 को घटाऊंगा। 230 को कितना घटाऊं मेन बात वो है। भाई 71 का 3 टाइम्स है करीब ये। 71 का 3 टाइम्स है करीब 230। 3 से थोड़ा ज्यादा टाइम्स है। तो इसको मैंने अगर 1 से घटाया है तो इसको 3 से घटाना पड़ेगा। 3 से थोड़ा ज्यादा बट 4 से कम। तो 3 से घटाऊंगा तो कितना आता है? 227। 3 से घटाऊंगा तो क्या बनता है नंबर? 227 ना। तो ये 0 भी कटा तो 227 अपॉन 7 कितना हो गया? 7 3 ज़ा 21 7 3 ज़ा 21 1 7 7 2 ज़ा 14 30। देख रहे हैं भाई डेसिमल प्लेस के फर्स्ट डिजिट तक तो बराबर ही आ रहा है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन और अप्रॉक्स कैलकुलेशन भी नहीं। क्या करना बेटर है? ये लॉन्ग डिवीजन करना बेटर है या अप्रॉक्सीमेशन करना बेटर है? अप्रॉक्सीमेशन करने से टाइम बचेगा बेटा आपका। हाँ ये सोडियम का परसेंटेज हुआ। सल्फर का परसेंटेज बताएगा कोई? सल्फर का परसेंटेज 32 अपॉन 142 इंटू 100। 32 अपॉन 142 इंटू 100 कितना हो रहा है बेटा? क्या आया? कुछ कैंसिल आउट हुआ? क्या आया? 16 अपॉन 71 इंटू 100 तो 160 इंटू 10। अब इसको अप्रॉक्सीमेट करूं, इसको घटा के 70 कर दूं तो ये 2 टाइम्स समथिंग है।
टू से थोड़ा ज्यादा घटाना पड़ेगा, तो 2 ही घटा देता हूँ, 158 तो उसके इसमें आंसर हो गया 158/7, 7 2 ज़ा 14, फिर 18, 7 2 ज़ा 14, फिर 40, 7 5 ज़ा 35, अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है 22.5%। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परसेंटेज, भाई ऑक्सीजन है 64, का डबल ही हो जाएगा, का डबल हो जाएगा, अभी जो किया इसका डबल, तो ये हो जाएगा करीब 22.5 इंटू 2%, करीब कितना हो गया ये 45%, 45%, करीब 45%। इन तीनों का एडिशन 100 के नजदीक आ रहा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा 99.9 भी आ सकता है, पर चलेगा ना उतना कि हमने कैलकुलेशन रफ की हैं। पढ़ो आगे, आगे बढ़ो बेटा, कंटिन्यू करेंगे कल, करके लाएंगे कुछ, कुछ नहीं करेंगे, हाँ करके लाएंगे घर से, होमवर्क है, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है बेटा, अटेम्प्ट करिए, करके लाएंगे, ये भी होमवर्क है। होमवर्क है, 4 क्वेश्चन दे रहा हूं केवल, कर लेंगे 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे इन सवालों के आंसर। और इंटरनेट पे मत देखने की कोशिश करिए, अपने हाथ से सॉल्व करने की कोशिश करिए, कोई जरूरत नहीं है, आसान सवाल है ये।